हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। एक स्ट्रेट वायर है जी क्वेश्चन नंबर 10 में। ये बी टू ए करंट जा रहा है, एक ऊपर सर्कुलर लूप है। ऊपर क्या है जी? सर्कुलर लूप। ठीक है जी। बी टू ए करंट जा रहा है, करंट कैसा है भाई? उससे क्या बोला जी? डिक्रीजिंग। बी टू ए करंट जा रहा है, डिक्रीजिंग है। तो यहां पर अगर डिक्रीजिंग की बात करूं तो अंदर को रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी। करंट इधर को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को। क्रॉस है वो। क्रॉस का मतलब क्या रहेगा जी? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्स। अब डिक्रीजिंग है तो भाई, करंट डिक्रीजिंग है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? डिक्रीजिंग। इसको क्या करने की कोशिश करेगा भाई? इंक्रीज करने की। इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो क्लॉकवाइज जाएगा। क्या जाएगा भाई? क्लॉकवाइज। वो चार केस लिखवाए थे मैंने। ठीक है जी, उनमें करवाया हुआ है। ठीक है। ठीक ठीक। हाँ जी, 11वां। वही है जी, सर्कुलर लूप है। करंट अब की बार पी टू क्यू जा रहा है। करंट अब की बार कहां से कहां जा रहा है जी? ये पी है और ये क्यू है। करंट यहाँ को तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो पाम रूल से पहले मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, तो डॉट हो गया। इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब इसको कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी? कम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई? समझ आ गया? कोई डाउट इसमें? डन है। नेक्स्ट आ जाओ जी। 12th क्वेश्चन। हाँ जी, ये हम बताएंगे जी हमारे रजनी जी। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, पढ़ के आए हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल है ये चैप्टर। फिर वहां आपको नॉर्थ को लेके आ रहे हैं ना? हाँ, नॉर्थ से तो लेके। नॉर्थ पोल पहले क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए इस लूप में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। ये नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा भाई? रिपेल। 13th क्वेश्चन। Will there be a current induced in the coil if bar magnet is shifting swiftly moved towards or away from the coil? If yes, what is the direction? करेगा। हाँ करेगा जी, वो तो इंड्यूस तो होगा ही। जब पास लाओगे तो नॉर्थ पोल बनेगा जी, दूर लेके जाएंगे तो साउथ पोल बनेगा। पास लाने पे एंटी क्लॉकवाइज इधर को, और दूर ले जाने पर क्लॉकवाइज। ये लिखा हुआ है जी। 14 नंबर क्वेश्चन लिखो जी फटाफट, ये बताओ। आओ जी, आओ जी। 3-4 क्वेश्चन हो गए हैं प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के। मतलब प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है, ये पीछे एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 10th 11th 12th, हर चैप्टर के भाई आदत डालो पढ़ने की। 13th भी बता दिया, 14th बता रहे हैं कि 14th। एक मैग्नेट है।
ये v वेलोसिटी से उधर जा रहा है जी, या कोई वेलोसिटी तो गिवन है नहीं। नॉर्थ आ रहा है तो इस साइड को क्या आना चाहिए भाई, नॉर्थ। एंटी क्लॉकवाइज इधर को नॉर्थ ही बनना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहां से करंट जा रहा था, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। पोलैरिटी बतानी थी। ठीक है जी। अब आ जाओ जी, शॉर्ट आंसर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पीछे 6.35 पेज पे। हाँ जी, प्रॉब्लम 2, फिगर shows 6.55, two coils C1 and C2 placed facing each other. The steady current in the coil C2 produces a steady magnetic field. Whenever the coil C2 is moved towards C1 or away from it, a current is induced in C1 as indicated by the deflection in the galvanometer. Answer the following question. What would you do to obtain large deflection of galvanometer? तो डायग्राम में देख ही रहे हैं आप, कई सारी टर्म्स है इसमें, है ना जी, कई सारी टर्म्स है। टर्म्स आप बढ़ा नहीं सकते एकदम से, मैंने आपको पहले भी बताया। ये कुछ डायग्राम बना हुआ है, ठीक है जी। बेसिकली क्या है, अगर इसमें हमें फ्लक्स चेंज करेंगे तभी C1 में क्या होगा जी, ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज करने का फार्मूला क्या क्या है भाई, फ्लक्स का फार्मूला, हाँ जी सृष्टि जी, फ्लक्स का फार्मूला, हाँ जी क्या, हाँ जी प्रिया जी, हाँ जी एंजल जी। फ्लक्स का फार्मूला नहीं पता, हम ये चैप्टर कैसे बैठे हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन मैंने करा भी नहीं है एक एक्सरसाइज के, है ना, मतलब मैं ही कर रहा हूँ, बाकी तो बस आनंद ले रहे हैं ना। हाँ जी, बी कॉस थीटा, ओहो क्या लग रहा है। ठीक है जी, फ्लक्स का फार्मूला आज 100 रुपए का क्वेश्चन आने वाला है भाई, ऑफलाइन वालों को। ठीक है जी, कमाए जा सकते हैं 200 रुपये, अगला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे 100-100 रुपए। हाँ, फाइ इज इक्वल टू क्या आएगा जी, बी ए कॉस थीटा होता है भाई, एन बी ए कॉस थीटा भी कहते हैं, पर एन ज्यादा आप एकदम से आप ये नहीं कर सकते कि एक्सपेरिमेंट के बीच में कॉइल को रीबाउंड करेंगे, मतलब पहले उसे खोलेंगे फिर उसकी टर्न्स चेंज कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। तो एक बार जो टर्न फिक्स हो गई है वो तो फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होने वाला। तो क्या चेंज कर सकते भाई, बी एरिया ऑफ द कॉइल एंगल तो हम चेंज कर नहीं रहे, ठीक है जी।
हाँ जी, बी बढ़ा सकते हैं कैसे? अगर यहां मैं क्या लगा दूं जी, सॉफ्ट आयरन कोर, पढ़ा ना हमने फिफ्थ चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जिसमें सॉलिनॉइड के अंदर हम क्या लगा दें जी, कोर लगा दें, सॉफ्ट आयरन कोर, या हम कह सकते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन। तो पहला तो उसने यही बताया जी कि भाई एक रॉड लगा दो मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। दूसरा, बैटरी चेंज कर दो जी, बैटरी बड़ी लगा दो, वोल्टेज वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो बी की वैल्यू बढ़ा सकता हूँ। बी की वैल्यू का फार्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट तो सॉलिनॉइड डाल, मतलब सॉफ्ट आयरन डाल के म्यू बढ़ा दिया, परमेबिलिटी। करंट बढ़ाने के लिए बैटरी स्ट्रॉन्ग लगा दी, बैटरी क्या लगा दी जी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, तो बी इंक्रीज हो गया, बी बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो। ठीक है जी, अब होगा क्या, अब मैंने सब कुछ कर दिया पर मैं इस कॉइल को ना मूव करा रहा हूं, क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। मैंने कई बार बता दिया, फ्लक्स होने से कुछ नहीं होने वाला, मतलब दिमाग है हमारे में और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो कुछ भी नंबर नहीं आने वाले। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, मैंने सॉफ्ट आयरन भी डाल दिया, बैटरी भी बड़ी कर दी, पर मैंने इसको यही खड़ा कर रखा, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या लिखा जी, मूव द अरेंजमेंट रैपिडली टुवर्ड्स द टेस्ट कॉइल C1, मतलब उसको तेजी से आगे पीछे करोगे, जितनी तेजी से आगे पीछे करोगे उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस, ज्यादा इंड्यूस होगी। उसमें अगला क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर की जगह कुछ और लगा के अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो क्या लगा सकते हैं जी, बल्ब लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब जिसने ये चीजें पढ़ी होंगी वो ही वहां आंसर कर सकता है भाई, अब जिसने पढ़ा ही नहीं, अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, आपने पढ़ा है नहीं, फिर वो होने नहीं वाला वहां, एकदम से थोड़ी याद आएगा कि सॉफ्ट आयरन लगा दूं इसमें, इसकी बैटरी चेंज कर दूं। ठीक है जी, वहां जिसने चलो माइंड से पढ़ा है उसको तो याद आ जाएगा कि हाँ भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हाँ, कईयों का जैसे हमारा तो लिख लिख के याद होता था हमें, अब आपको अपना देखना ना, आप कैसे याद कर सकते हो। ठीक है जी, बोल बोल के याद होता है, बोल बोल के पढ़ो भाई। ठीक है जी, देख देख के लिख लिख के बार बार याद होता है, वैसे याद करो। ठीक है जी, और सुन के याद होता है तो भाई अपना बोलो, उसकी रिकॉर्डिंग करो, उसको सुनते रहो। कईयों को सुन के याद होता है। ठीक है जी, तो अपना तरीका निकालो किस चीज से आप याद कर सकते हैं फटाफट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन निपेटने पड़ेंगे सभी चैप्टर्स की। 15 अगस्त तक मैंने आपको PYQs दे देने हैं पिछले 5 सालों के, पहले 7-8 चैप्टर। हाँ, पूरा प्रिंटेड आपको मिल जाएगा, मुझे फिर वो असाइनमेंट के तौर पे 2 हफ्ते में कंप्लीट चाहिए वो। एक एक क्वेश्चन मैंने सुनना है फिर उसमें लिखवा के देखना, PYQ। ठीक है जी, तभी बात बनेगी। चलिए जी आगे, अगला भी सेम ही है, पढ़ के देख लो जी, थर्ड क्वेश्चन जल्दी से फटाफट बुक से। फोर्थ भी आसान है, फिफ्थ कराएंगे जी फिर, आज सुबह यहीं तक कराए मैंने, फिफ्थ तक। बाकी तो होमवर्क बोला है कि ये पढ़ो सारे जितने हो सकेगी। ऐसे क्वेश्चन 15 तक है डायरेक्शन वाले। अब भाई मैंने तो आपको पहले बोला इसमें तो डायरेक्शन का ज्यादा खेल आता है, वो आपको क्वेश्चन भी करा दिए मैंने। अगला भी सेम ही है ना जी, दो कॉइल है C1 एंड C2, राइट एनी टू वेज by which a large deflection can be obtained in the galvanometer। ठीक है जी, स्विच ऑन ऑफ करते रहो जी, ऑफ करोगे एकदम से करंट जीरो हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम से जीरो, फ्लक्स तो चेंज होगा ना ज्यादा। ऑन करोगे तो एकदम से करंट बढ़ जाएगा। ठीक है जी, कॉइल को जितना तेज मूव कराओगे तो हमने बता ही रखा है जी। वही सिंपल फिर से कह रहा है जी, अगर गैल्वेनोमीटर हटाना है तो उसके साथ उसके अलावा आपको बल्ब लगा। फोर्थ पे डायरेक्शन बताओ जी, आगे पेज नहीं करना, यही
इसी पेज को आगे मूव नहीं करना। बताओ क्या आंसर आएगा हिस्ट्री की। हाँ भाई दिमाग में सीख लोगे तो बस फिर कुछ नहीं है। नॉर्थ पास आ रही है जी एक कॉइल के, ना साउथ एक कॉइल के पास जा रही है और नॉर्थ दूर जा रही है। साउथ किधर जा रही है? ये कॉइल है इसमें साउथ जा रही है। इस पे दूर है, जो दूर जा रहे हैं उसके साउथ आ रहे हैं। पास वाले को तो मैं एक गोला बना रहा हूँ भाई, सारे इतने सारे नहीं बना रहा। दोनों पे साउथ नहीं आएगा, है? दोनों पे साउथ आएगा। हाँ, दोनों पे साउथ। जब साउथ पास जा रही है तो रिपेल करेगा यहाँ तो, यहाँ तो साउथ आ गया भाई क्लॉकवाइज। नॉर्थ दूर जा रहा है इससे तो यहाँ भी क्या होगा जी? क्लॉकवाइज साउथ। आंसर क्या आएगा? क्लॉकवाइज। पढ़ाया होगा जी। नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ पास आ रहा है तो साउथ साउथ रिपेल करेंगे। नॉर्थ दूर जा रहा है तो साउथ बना के उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है जी। पास आ रहा है तो पास भी नहीं आने देता, दूर जा रहा है तो दूर भी नहीं जाने देता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। फिफ्थ भाई एनसीईआरटी के भी पीछे दो क्वेश्चन ऐसे ही बोल रहे थे मैंने करने के लिए, है ना, लास्ट क्लास में। अब वहां तो मैंने ड्यूटी लगा रखी है, वो एक अच्छा सा मैसेज डाल देते हैं कुड़ियां। बाकी किसकी ड्यूटी लगाए इसमें? कुड़ियों में से ही लगेगी भाई। एंजल जी हमारे थोड़े, इनको एडमिन बनाते हैं, दोनों ग्रुप में रखते हैं। ठीक है जी। आपकी ड्यूटी है भाई, आपने होमवर्क लिख के भेजना है, फिर बंदा को याद रहेगा। अब होमवर्क की कॉपी भी चेक करनी पड़ेगी मुझे। अब वहां तो लगा दिया है, वहां मैम आते हैं ना 9th 10th वाले। सर याद रहता है, लिख के रखती हूँ। हाँ ये तो इन जल्दी करेंगे। ठीक है जी। अब भाई थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, अब 24 तारीख को पेपर है ना, अभी भी सीरियस नहीं हुए तो। 24 को पेपर है स्कूल का। बेसिक आ गई है। हाँ जी करें। बस हमारे प्रॉब्लम फर्स्ट वीक ऑफ सेकंड। हाँ भाई 18 अच्छे नंबर ले आना भाई, थोड़ा हमारी भी इज्जत। हाँ 4 छुट्टी, चार सिर्फ 4 छुट्टियां खाते हैं। 4 छुट्टियां तो बहुत होती है, फाइनल में 2 ही मिलनी है। लास्ट ईयर वालों को 1 मिली थी। हाँ और हम बच गए, वैसे तो 2 ही मिलती थी, 12 वालों का पेपर है बीच में। सीरीज में 4 टिकट, बहुत सारे टिकट तो बहुत है, एक ही छुट्टी मिलने वाली सब। मुफ्ती नहीं इतने को। पढ़ने वालों के लिए तो 2 दिन बहुत है ना। हाँ जी। फिफ्थ 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 क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। हाँ जी अंकित भाई, फिफ्थ में क्या करेंगे? अभी तो पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मेरे को भी नहीं समझ आ रहा। ठीक है जी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। भाई ऐसे ही अजीब अजीब क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे? हैं? हाँ कॉन्सेप्ट अपना याद रखो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, जब कोई चीज एंटर करेगी तो बी बढ़ेगा। कराया ना जी कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट कराए थे उस दिन। बी इंक्रीजिंग वाले में क्या होता है? अंदर को है बी इंक्रीजिंग, बाहर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। जो अंदर को जा रहे हैं उनमें एंटी क्लॉकवाइज, जो बाहर जा रहे हैं उनमें क्लॉकवाइज। देखो भाई जो भी अंदर जा रहा है क्रॉस के, तो मतलब बी बढ़ रहा है उसमें। वो 4 केस मैंने लिखवा रखे हैं जी, लास्ट लेक्चर में सबसे पहले आते हैं ये 4 केस लिखवाए थे। क्रॉस इंक्रीजिंग पहला, इंक्रीजिंग है तो उसको कम करने की कोशिश करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्रॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को डिक्रीजिंग है तो क्लॉकवाइज। ठीक है जी। डॉट इंक्रीजिंग तो क्या होगा भाई? क्लॉकवाइज।
डॉट डिक्रीजिंग तो क्या होगा भाई, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे एंटी क्लॉक। तो पहला और चौथा अंदर आ रहा है जी, उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा। दूसरा और तीसरा कहां जा रहा है जी, बाहर। बाहर का मतलब बी डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब क्लॉकवाइज। कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो इतनी कहानी, वो तो बस लेंजिस लॉ को गा रहा है। अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ डायरेक्शन वो उसकी ऐसी दुनिया है कि उसमें अपोज करना है भाई। जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो उसको घटाने की कोशिश करेगा, जब घटेगा तो उसको बढ़ाने की कोशिश। कहानी वही है। हाँ जी समझ आ गया जी। सिक्स्थ घर से करना है जी, ऐसे ही सेवन्थ एट्थ, मतलब अब ये देखो जी 15 क्वेश्चन तक इसी टाइप के हैं जी, डायरेक्शन ही निकालनी है। लाओ जी बुकलेट निकालो जी फटाफट, पीडीएफ भेजी हुई है मैंने वैसे, बुकलेट की तो भेजी है, फर्स्ट की भेजी हुई है। देख लो बुकलेट 2 लिखा होगा। निकालो जी बुकलेट फटाफट, भेज दिया मैंने पीडीएफ भी। पेज नंबर निकालें जी 62, 62। हाँ जी देखो जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा अगर हम बात करें, ईएमआई, पहला पेज पे जो 62 नंबर पे है, हमने पॉइंट नंबर फैराडेज लॉ में थर्ड पढ़ना है। पॉइंट नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं फैराडेज लॉ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला -n d∅dt is equal to -n∅2 - ∅1/t2 - t1। induced EMF -n b2 - b1 a cos theta by t2 - t1। तो E is equal to -n
B2A2 माइनस B1A1, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने कराया है आपको एक्सेल में। T2 माइनस T1 cos थीटा, ये फार्मूला लिखा नहीं हुआ पर ये भी ऐसा भी आ सकता है, होने को एरिया भी चेंज हो सकता है अकेला। माइनस एन B A2 माइनस A1 cos थीटा बाय T2 माइनस T1, होने को अकेला एंगल भी चेंज हो सकता है। माइनस एन B A cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 बाय T2 माइनस हो गई जी। लिखिए जी क्वेश्चन, 2 मिनट मिलेंगे जी ऑफलाइन वालों को, ऑनलाइन वालों ने भी आंसर भेजना है मुझे, ठीक है जी। और आपके लिए कैश प्राइज है 100 रुपीज का सीधा। आज 2 क्वेश्चन है सिर्फ 100 रुपये वाले, जब आप ले जाने को 200 कैश प्राइज ले जा सकें। पर आजकल कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बच्चों को, है ना, 100-200 तो वैसे ही पेरेंट्स दे देते हैं, है ना, फिर पढ़ के क्यों नहीं आते हैं। आओ जी लिखो। हाँ जी लिखो जी, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 2 cm, consider a circular coil of radius 2 cm placed in a magnetic field, placed in a magnetic field 2 Tesla, if radius of the coil, if radius of the coil shrinks at a rate, shrinks at a rate 2 mm per second, 2 mm per second, find induced EMF, find induced EMF। लो जी टाइम स्टार्ट ना हो। हाँ जी हुआ जी, ऑनलाइन किसी का, ऑफलाइन।
हिंट दे देता हूँ, डिफरेंशिएशन होगी। फ्लक्स का फार्मूला लिख के डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन नहीं होगी, डिफरेंशिएशन। बहुत पास है ना। तो टाइम खत्म हो गया। अपनी सही रुक कर हाँ, वही फार्मूला बन जाएगा। फ्लक्स का फार्मूला बी ए लिख देंगे, जब थीटा नहीं दिया हो तो मैक्सिमम फ्लक्स माना जाता है भाई। ठीक है जी। तो बी इंटू पाई आर स्क्वायर आ गया जी सर्कुलर के लिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला माइनस बी फाई बाई डी टी। पाई की वैल्यू डाल दी जी। ठीक है जी, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे जी। बी पाई बाहर चला गया, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, तो माइनस बी पाई 2r डी आर बाई डी टी। अब आपको क्वेश्चन में डी आर बाई डी टी भी दिया हुआ है। ठीक है जी, आर भी दे रखा है। आर कितना दे रखा है भाई? 2 सेंटीमीटर। बी कितना दे रखा है भाई? 2 टेस्ला। ठीक है जी, और डी आर बाई डी टी क्या दे रखा है भाई? श्रिंक कर रहा है तो नेगेटिव में दे रखा है ये, मतलब डी आर बाई डी टी एक तरह से माइनस 2 mm पर सेकेंड। तो बस सब कुछ गिवन है जी, वैल्यू डाल दो। ई क्या आ गया? माइनस बी 2 इंटू पाई। पाई कितना है भाई? 22/7। ये 2, ये आर कितना है? रेडियस 2 सेंटीमीटर। 2 × 10⁻²। डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है जी? 2 mm/सेकेंड। 2 × 10⁻³ ठीक है जी, माइनस में आएगा ये, माइनस से माइनस कैंसल। 4 बार 2 है भाई, कितना आ गया? 16 इंटू ये आ जाएगी जी। ठीक है जी, समझ आ गया। नेक्स्ट आ जाओ जी, अगला क्वेश्चन एक और इसी टाइप का। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर with its sides parallel to x and y axis is moved with a velocity of 8 centimeter per second. Is moved with a velocity of 8 meter per 8 centimeter, meter नहीं 8 centimeter per second in the positive x direction. In the positive x direction in a region containing a magnetic field in the z direction, full stop. The field is non-uniform, has a gradient of 10⁻³ Tesla per centimeter. Has a gradient of 10⁻³ Tesla per centimeter along the negative x-axis. Along the negative x-axis.
इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में वो इंक्रीज कर रहा है जी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में वो क्या कर रहा है जी, इंक्रीज। 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। लो जी 2 मिनट, ये तो होमवर्क पे से दिया है। अभी भी नहीं हुआ तो बस इसका मतलब होमवर्क करके नहीं आए। 100 रुपए कमाने का मौका था होमवर्क में, होमवर्क भी करो और पैसे भी कमाओ, पर करा नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे 5 के बाद वाले क्वेश्चन, पहले 5 तो मैंने कराए थे जी। हाँ जी, हाँ ये 10वां क्वेश्चन है। करे किसी ने? पढ़ो, बड़ा आसान है वैसे, अगर ध्यान से दिमाग लगाओगे यही ऐसे ही होना है, डिफरेंशिएशन टाइप होना है कुछ। फार्मूला तो लिखो, बी ए एरिया, ठीक है जी। रेडियन का मतलब पता क्या होता है, वैसे तो यूनिट से पता लग गया होगा आपको, डीबी बाय डी आर कह लो, ठीक है जी, या डी एक्स कह लो। सर मेरा आंसर आया है 8 × 10⁻⁴। पास ही थे बस, 8 × 10⁻⁻5 है। हाँ जी, बाकी किसी ने नहीं करा ऑनलाइन? अंकित भाई, हरगुन, हाँ जी अंकित जी, हुआ कि नहीं? 16 कुछ आ रहा है, मतलब अजीब ही है, सही तो नहीं है। अजीब ही है। हाँ जी, अर्नब जी, हाँ जी अर्नब जी, हुआ बच्चे? नहीं सर, अभी हुआ नहीं सर। अच्छा, हरगुन, अनन्या, आओ जी देखे, लेंथ ऑफ द स्क्वायर दे रखी है भाई 10 सेंटीमीटर, एरिया क्या हो जाएगा भाई एल स्क्वायर, एरिया क्या हो गया भाई 0.01 मीटर स्क्वायर, है ना जी, यही आ रहा है एरिया। लेंथ और क्या है भाई हमारा, क्या गिवन है उसमें, वेलोसिटी 8 पर सेकेंड, तो 8 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो भाई डीबी बाय डी एक्स दे रखा है जी 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर, पर मीटर में करूंगा तो क्या हो जाएगा जी, +2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में था ना जी, 10⁻⁻1 टेस्ला पर मीटर। अब आ जाओ जी, हमारा फार्मूला क्या है जी फ्लक्स का, फ्लक्स क्या होता है भाई, बी है, फ्लक्स क्या होता है जी, बी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कह रहा है जी, -d∅/dt, तो -dBA/dt, एरिया बाहर आ जाएगा dB/dt, dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड, dx/dt क्या हो जाएगा भाई, मतलब
अब सब कुछ गिवन है मुझे। हेलो, हाँ जी प्रभु, हाँ पढ़ा रहे जी। हाँ जाओ जी जाओ। हाँ हाँ नहीं पूछो। ओके ओके। हाँ जी, तो ई क्या आ गया भाई, माइनस ए बी डी बी बाय ए बी डी बी बाय बन गया जी सब कुछ। एरिया है, वेलोसिटी है, डीवी बाय डी एक्स। डायग्राम बनाओ उसका, तो डायग्राम ऐसे बनेगा, स्केल था ऐसे, ये एक्स और ये वाई, एक्स वाई के साइड इसकी पैरेलल थी बताई, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, परपेंडिकुलर अंदर को ले लो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को इंक्रीज कर रही है जी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव, कॉइल उससे उल्टा जा रही है, कॉइल उससे उल्टा जा रही है, तो नेगेटिव में लिखना पड़ेगा जब वैल्यू डालोगे। एरिया क्या आ गया, 10⁻⁻² लिख दूं, ठीक है जी, इंटू 8 इंटू 10⁻⁻², 10⁻⁻1, ये कितना आ गया नेगेटिव। डिक्रीज इधर को है, मतलब इंक्रीज नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, कॉइल किधर को जा रही है जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, कॉइल किधर को जा रही है जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। तो भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस 8 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट आ गया जी। ई हमारा क्या आ गया, 8 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। समझ आया जी, अनसॉल्व भी जरूर कर लेना, अगली बार क्या बताऊं वहां से क्वेश्चन मिले आपको 100 रुपए का, पढ़ के आएंगे तो पैसे भी कमा पाएंगे, ठीक है जी। लालच बुरी बला है, पर ये वाला बढ़िया है। पढ़ाई भी हो रही है। आओ जी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बुकलेट में ही 63 पेज, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और हेडिंग डाल लो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। बाकी लेंजिस लॉ पढ़ा दिया, सब कुछ बहुत डिटेल में करा दिया, क्वेश्चन हो गए हैं बुकलेट में जो लेंजिस लॉ है, ठीक है जी, वही सारा वो मैग्नेट को मूव करा रहा है आगे पीछे, 4 पॉइंट लिखे हुए उसने वो पढ़ने हैं, बस बुकलेट को पढ़ना बहुत अच्छे से है, जो नंबर निकालना चाहते हैं भाई, जिनको चाहिए नंबर भाई 70 में से 65 60, नीट या जेई कुछ क्रैक करना है, तो बुकलेट बहुत अच्छी तरह पढ़नी पड़ेगी। अपने सेल्फ नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स, मतलब पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज है ऐसे हो रही है, जो भी माइंड मैप बना के पढ़ना, माइंड मैप बना के पढ़ो भाई, अपना लिखो। ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, पर वो आपने नहीं लिखा, वो आपका माइंड उससे फिर टच में नहीं रह पाता, वो पढ़ तो लेता है, पर जो चीज आप हाथ से लिखते हो वो माइंड में कनेक्शन रहता है उसका। अभी बोलते हैं लिख लिख के पढ़ना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स तो स्पेशली, ठीक है जी। आओ जी, क्या हुआ यार, क्या नन्हे जी चले आगे। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जी इसके बारे में कुछ पॉइंट्स, हेडिंग में साथ में लिख लो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ।
इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। देखो जी, हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है जो पहले चैप्टर में पढ़ी है वो होती है कंजर्वेटिव नेचर। वो क्या होती है भाई? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है कि भाई वर्क डन अगर आप करोगे तो वर्क डन को पास फॉलोड पे डिपेंड नहीं करेगी। 11th में पढ़ा है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? जिसमें वर्क डन पास फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, ये भी नॉन कंजर्वेटिव नेचर की है। तो नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन क्या करेगा? पाथ फॉलोड पे डिपेंड करेगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है भाई, लिख लो, इट इज नॉन कंजर्वेटिव। सेकंड, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ये कूलम्स लॉ ओबे नहीं करने वाली भाई, कहीं आप सोचो कि ये कूलम्स लॉ ओबे कर जाएगी। ठीक है जी। its electric field lines या its field lines are concentric circular closed curve. Its field lines are concentric circular closed curves. Circular closed curves. Concentric circular closed curves. 3 पॉइंट हो गए। चौथा इसका लिखो, a time varying magnetic field, a time varying magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के बाद लिख लेना dB by dt, a time varying magnetic field dB by dt always produced induced electric field, always produced induced electric field in all space surrounding it, in all space surrounding it. चैप्टर 2 में पोटेंशियल का क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? एक बात E is equal to minus E dot डी। बहुत बार लिखा है मैंने ये फार्मूला, तो E is equal to V by D है ना जी, वहीं से आता है ये। ठीक है जी। V is equal to क्या होता है? E D भी कह सकते हैं ना जी। इंटीग्रल फॉर्म में लिखूंगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी क्या लिख सकता हूँ जी? अगर इफ E इंड्यूस E इन पैर में E इन, ये क्या है मेरी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है जी हमारी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ई इंड्यूस डॉट डीएल भी कैसे। ये चैप्टर 2 से है भाई, चैप्टर 2 में पढ़ा है ये। तो वोल्टेज तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से। अकॉर्डिंग टू फैराडेज इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर है भाई? तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ भी। ये क्या है जी? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। ओनली ऑब्जेक्टिव में ही आता है बस ये, मतलब स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पूछा नहीं गया इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है जी, पर पता होना चाहिए इंटीग्रल फॉर्म में भी फैराडेज लॉ होता है। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज
लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। मे भी अगस्त में भी पीटीएम भी हो सकती है भाई। हाँ, आपको पहले ही बता दूं, रिजल्ट चाहिए भाई सितंबर में, कम से कम 60% से ऊपर नंबर चाहिए फिजिक्स में, 60-70%। पेपर तो भाई टफ ही आते हैं, तैयारी उस लेवल पे चाहिए। पेपर को ये मत सोचना कि पेपर आसान हो जाए, वो नहीं होने वाला अभी। आपको ही टफ बनना पड़ेगा। आपको तरीका बता रखा है भाई, कंसेप्चुअल पढ़ो अच्छी तरह से, न्यूमेरिकल करो एनसीईआरटी दबा के, रट्टा मत मारो चीजों का, उसको समझ के करो। वैल्यू तो भाई कुछ भी चेंज हो जाती है, फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो अगर रट्टा मारा हुआ है, यही आएगा, ये ऐसे ऐसे करना है, वो नहीं हो पाएगा। समझ के क्या हो रहा है, क्या स्टेप है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। आप ये मत सोचे कि आप ही 12वीं में स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। जब हम 12वीं में थे तो फिजिक्स में तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं जैसे वो चाहत जी के पीछे वाला बेंच है, क्लास भरी होती थी उस टाइम। मैं ऐसे, मेरी हाइट भी छोटी सी थी, सृष्टि जितना था मैं। ठीक है, सुबह मैं पीछे से बैठ जाता था ताकि टीचर को ना दिखे। ठीक है जी। हाँ, फादर की जानकार थे वो, फादर भी हमारे टीचर है। तो ये है कि कहीं घर पे पता लग जाएगा भाई यही है ना। तो बस, तो पर +2 के बाद क्या हुआ ऐसा कि हमने न्यूमेरिकल में कामयाबी हासिल करी भाई। बीटेक फर्स्ट ईयर भी ऐसे ही गया। सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होते ही भाई हमने न्यूमेरिकल पे पकड़ बना लिया। आपको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी देखा है, एक चैप्टर है, वहां एक पूरी बुक है, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिस्टम। वो पूरी बुक, मतलब उसमें ऐसे ही क्रिचर्स लॉ, सर्किट, एक एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का, 3 नंबर का नहीं है, 10 नंबर का। हाँ, ठीक है जी। तो मतलब या तो न्यूमेरिकल कर लो या भाग जाओ वहां से। ठीक है जी। तो हमने करने शुरू कर दिए भाई। उसके बाद भाई टॉपर रोता हुआ आ जाएगा पेपर में, जो हमारे सेक्शन का टॉपर हुआ करता था। पर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में हमने हमेशा टॉप नंबर। क्या बदला भाई, घर जाके भाई खुद ही देखना शुरू करा, इस स्टेप में ये हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं तो हमें भी लगता था ये हमारे बस का रोग नहीं है, ये न्यूमेरिकल। जब तक आपके प्लॉट ये अटका रहेगा ना कि मैं मेडिकल में हूं या ये मेरे बस का है नहीं, ठीक है जी, वो कुछ नहीं है। दिमाग में जब आप पॉजिटिव फीड करोगे कि मैंने ये कर लेना है, ये मैं 2 बार लिखूंगी मुझे समझ आ जाएगा, आप अपने दिमाग को पॉजिटिव फीड करोगे तभी वो चीजें सेट होंगी। अदरवाइज हम क्या सोचते हैं, किताब उठा के बैठेंगे, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा रात को आप बैठ गए हो, अगर 10 नहीं बजे हैं, 10, मैं 10:30 बजे सो जाता, 10:30 बजे से पहले आपको समझ नहीं आ रहा सर क्या पढ़ना है, मैसेज डाल, मैं बता दूंगा भाई आज ये पढ़ाया था, इसमें ये काम आपको करना है। जस्ट एक मैसेज दूर हूं मैं भाई। आपको एक मैसेज करने में भी अगर कष्ट हो रहा है तो भाई फिर बड़ा कष्ट है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। अभी नहीं स्टार्ट करा ना तो बहुत लेट हो जाएगा, सितंबर के बाद गाड़ी आप पकड़ नहीं पाओगे। फर्स्ट बुक कवर करना बाद में बहुत मुश्किल का, सेकंड तो हो जाती है 2-3 बार, ऊंचे छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है जी। पर डिटेल में करनी है तो अभी है बस। 1 महीने को काउंट करो कि भाई पूरा दिन का रात को सोने से पहले अपना अगले दिन प्लान होना चाहिए, रिवर्स प्लानिंग, कि भाई कल सुबह उठ के मैंने ये काम करने हैं, इतने फार्मूले याद करने हैं, इतने न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है जी। हफ्ते में कितने न्यूमेरिकल करूंगी या करूंगा, प्रॉपर आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए 1 हफ्ते का। रात संडे रात को ही बैठ के सब कुछ सेट हो जाना चाहिए। अब क्योंकि अगस्त में 7 चैप्टर 8 चैप्टर तैयार चाहिए, तो आपके पास 4 हफ्ते हैं, 8 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। ठीक है जी। संडे को एक और टेस्ट रखा हुआ है मैंने, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिज्म का। अब उसको चलो, वहां वाले बच्चों ने कहा कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिज्म कर दिया 4th 5th। तो आपका 2 अगस्त तक का टारगेट क्या है भाई, 4th 5th चैप्टर तैयार करने अच्छे वाले। ये नहीं आप 25 का 30-35 का टेस्ट है आ जाएंगे 16-17, उसमें भी ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं भाई, वो हमें भी पता कैसे आ रहे हैं, आपको भी पता है।
ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव तो फॉल्स है ना, फिर वो तो नंबर वो बताते नहीं है वो नंबर। हाँ, सब्जेक्टिव में हम लिख नहीं पा रहे हैं प्रॉपर। ठीक है जी। तो भाई अपनी प्लानिंग करो। सैटरडे को आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स का करंट का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जी, सैटरडे। हाँ, क्लास से पहले या क्लास के बाद। हाँ, इसी चैप्टर का फिर आगे टेस्ट है, फोर्थ और फिफ्थ संडे। ऑब्जेक्टिव तैयार होगा तो भाई अगले दिन वो भी तैयारी होगी। तभी करंट इलेक्ट्रिसिटी काट दिया मैंने। फोर्थ और फिफ्थ का संडे को टेस्ट है, सब्जेक्टिव प्लस वही सारा केस स्टडी एंड ऑल। ठीक है जी। तो भाई ये तो अब प्रिपरेशन में है आपकी, आप कितना तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है जी। फिर उससे अगले संडे जेई वाले, वहां वाले तो कह रहे हैं भाई जेई का भी टेस्ट लो, वहां भी तुमने भी देने जेई नीट कि कुछ बस सब। होली होली तो तब तक तो जनवरी आ जाएगा, जनवरी में तो पेपर ही है। टेस्ट तो भाई नहीं दोगे तो बस फिर काम नहीं बनने वाला। 1 to 5 9 तारीख को है भाई। 16 तक मैंने आपको पहले ही बोला था, या सिक्स का अच्छी तरह तैयार कर लोगे, सिक्स का दे दो, 5 6 नया बनवा देता हूँ, या तो बोलो। सिक्स बड़े टेस्ट से मत भागना, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे आपको, पहले बता दूं। सीधी सी बात है। जो छोटे छोटे टेस्ट में खेलता रहेगा उसमें भी 50% है, बड़े में तो फिर उसके भी 50 हो जाएंगे, मतलब 25 30% ही रह जाएगा बस। ठीक है जी। 9th को आपका सिक्स का चैप्टर का टेस्ट है, चलो संडे। और 15 अगस्त के बाद, चलो 15 अगस्त की छुट्टी कर देंगे, सैटरडे है। संडे संडे ऑफ ऑफ ही था इस बार, क्या था कोई आया नहीं, ऑफ ही था, टेस्ट था। हाँ आप तो आए थे। टेस्ट ही था, अब टेस्ट भी ना ले तो फिर संडे को क्या करें। बताओ आप टेस्ट तो कब लें, या दो आपका और बाकियों का शेड्यूल में बात करूं तो उनकी 8 8 बजे तक क्लास होती है बाकी जगह। बाकी कोचिंग्स में 8 बजे तक पढ़ते हैं और रात के 8 बजे तक क्लास चलती है, 3 बजे से। ठीक है जी। मतलब आपके पास 6:30 बजे, 6 से 8 बजे का 1.5 घंटा एक्स्ट्रा है। ठीक है जी। प्लस उनको भी एक वीक में एक ऑफ मिलता है। ठीक है जी। वो आप कंपनसेट कर लो, वो 1.5 घंटा हमने वो कॉम्पनसेट कर दिया, मतलब वो संडे को लगा दिया। मतलब अगर 5 दिन का 1.5 घंटे लगाए या 6 दिन का 1.5 घंटे लगाए तो वो ज्यादा टाइम हो गया। वो तो सिर्फ फिजिक्स की ही क्लास होती है संडे को, और तो किसी की, है ना जी। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना। फिजिक्स में क्या है, अभी काम कराने को तो असाइनमेंट से है, बहुत कुछ है, पर एसएल ही नहीं तैयार होके दे रही आपकी। टेस्ट में नंबर आए तो मैं तो फिर और आगे कुछ और कराऊं, पर टेस्ट में नंबर तो चाहिए ना। ठीक है जी। तो भाई जाके अपना प्लानिंग कर लो। 3 टेस्ट अनाउंस हो चुके हैं। एक सैटरडे को मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो पेंडिंग टेस्ट चल रहा है आपका ऑब्जेक्टिव। 1 to 4 जिन्होंने नहीं दिया है वो भी दे सकते हैं, अगर नहीं देना वो सुन लिया होगा है कि पेपर कैसा था। नहीं सुना, पूछ लेना कैसा किया। हाँ, सच बता दो। कुछ अलग तरीके का पेपर हुआ था इस बार, तुमने मिस कर दिया। अच्छा ठीक है। ठीक है, फिर भी नंबर नहीं आए। एंजल जी का हाईएस्ट है, ठीक है, 7 ठीक है। कितने बजे जाइए टेस्ट का? 45 ठीक है जी। बाकी पेपर ले जाना भाई, घर से 2 2 बार लिख के लाना भाई। आप भी याद करो, असाइनमेंट्स के तौर पे जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनको अनसीरियसली मत लो, जाके उनको रिपीट करो भाई अच्छी तरह से। ठीक है जी, चले आगे। सर मेरे हाँ जी। टेस्ट में, सर मेरे आप कितने नंबर है टेस्ट में? आपके 19 नंबर है बच्चे।
90। आपके कहाँ कम लेंगे, बात तो सभी तो सेम हुई थी। सारा पेपर सेवनटीन की दे सर प्लीज 9 करो सर 17 दिए अच्छा कर देंगे, कोई नहीं। हाँ जी चलो। तो ऊपर लिखने आए उधर हाईएस्ट 12-15 है। टफ है पेपर उनका तो। यहाँ आधा घंटे का टाइम दिया था बस। आधे घंटे को 45 नहीं आधा घंटा बस पेपर को कर फिर भी बहुत होता है क्वेश्चन मिलने भी चाहिए। नहीं भी पढ़ा होता है ना कुछ कुछ अच्छा। तो आइडिया होता ही है कि पेज में क्या है चलो जी आओ जी, आगे चले। आओ जी बस बात की, अब आगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करने वाले हैं जी, फार्मूला ड्राइव। भाई जिसको टाइम टेबल बनाने में दिक्कत आ रही हो या कैसे पढ़ना है भाई, वो भी बात कर ले अपनी, मेरे से पूछे सारा। हाँ ये हमने दे रखा है जी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इसमें सारी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग, यूनिफॉर्म है बट टाइम के साथ क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है। ठीक है जी। ये रेडियस कितना है जी, ए। डीबी बाई डी मैंने अभी बताया था, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा जी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वहां पर क्या होगी जी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हमें निकालनी है किस पॉइंट पे निकालनी है, पी पॉइंट पे, जिसका डिस्टेंस क्या है आर। वहां एक सर्कुलर लूप ले लेंगे जी, वहां क्या ले लेंगे जी, एक सर्कुलर लूप। तो भाई ई का फार्मूला इंटीग्रेशन ई इंड्यूस्ड डॉट डीएल किसके बराबर आएगा जी, ई इंड्यूस्ड डॉट डीएल किसके बराबर आ जाएगा जी, माइनस डी फाइव बी बाय डी टी। एरिया ये वाले का दिया जाएगा ए, तो माइनस डी बाय डी टी बी इंटू पाए ए स्क्वायर, बी इंटू पाए ए स्क्वायर। ये पाए ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। ये सर्कुलर लूप से लेंथ कितनी आएगी इसकी, सर्कुलर लूप से लेंथ 2 पाई आर। सर्कुलर लूप से क्या आएगी जी लेंथ, 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जो बाहर निकालेंगे ई इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा, माइनस पाई ए स्क्वायर डी बी बाय डी टी अपॉन 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बन गया भाई, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 आर डीबी बाय dt E induced is inversely proportional to R. E induced is inversely proportional to R. ओनली ऑब्जेक्टिव का है भाई ये, सब्जेक्टिव में इसका कोई काम नहीं है बस। अगला बुकलेट में डायनेमिक मोशनल ईएमआई ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, ये पढ़ाया हुआ है जी, लॉरेंट फोर्स से डिराइव करा दिया था लास्ट क्लास में। अब इसका सेकंड पॉइंट करेंगे और रेल वाला करना है जी। आज बस ये सारा कंप्लीट करना है, ये 65-66 पेज तक आता।
बुकलेट में। चलेंगे आगे, जाना। ऑनलाइन वालों ने लिख लिया भाई कि नहीं? हरगुन भाई भाग गए। आज बड़ी मुश्किल से सारे बच्चे आए थे। ऐसे सब याद है। हाँ, सुबह दोनों दो आ गए थे, बाकी कभी तो कोई छुट्टी करता है। आओ जी, पहले वाला पॉइंट तो पता है जी, रॉड जब मूव करेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा जी? बी एल वी। रॉड जब मूव करेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहेगा जी? बी एल वी। ठीक है जी, समझ आ गया? अब संडे को जैसे टेस्ट है, आज ट्यूसडे है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स की 6 असाइनमेंट हैं आपके पास, है ना जी? जाके अपना शुरू हो जाओ, 2 आज करो, साथ में आज 5th चैप्टर के डाया पैरा फेरो पढ़ो। ठीक है जी, और जो आज पढ़ा है उसको 1 घंटा लगाओ, मतलब परसों तक आने से पहले 2 असाइनमेंट, मतलब पूरा दिन है, कल का भी, परसों आना है, थर्सडे से पहले 2 असाइनमेंट। ठीक है जी, या 3 असाइनमेंट, क्योंकि सैटरडे को तो टेस्ट ही है ऑब्जेक्टिव। अब अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 6 असाइनमेंट और इसमें जो सीबीएसई के क्वेश्चन है वही कर लो पहले ऑब्जेक्टिव, बस तैयारी होगी उस टेस्ट की, जो सैटरडे वाला ऑब्जेक्टिव। साथ में अपनी डेरिवेशनें तैयार करो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तैयार करो। ठीक है जी, क्या? ठीक है जी, खुशप्रीत जी करते हैं आपका शेड्यूल। हाँ जी, शेड्यूलिंग के लिए भाई थोड़ा सा, या तो बायो की क्लास से पहले आ जाओ, जिनकी सुबह क्लास है उसमें तो टाइम होता है। आज तो चलो मुझे जाना है, नहीं तो मैं परसों फिर शाम को स्पेशल टाइम रखते हैं, 15 मिनट लगाते हैं, 5-5 10-10 मिनट हर एक की शेड्यूलिंग करती है। 1 महीना हमने शेड्यूल से काम कर लिया ना, काम खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब थोड़ा मेहनत, देखो मैं तो शेड्यूल बता सकता हूँ आपको कि इतना पढ़ना है, आज जाके इतना काम करना है, उसमें से अगर आप 70-80% काम भी कर देते हो तो काम होने लग जाएगा। ये बात सोचना कि 100 का 100% एक ही दिन में कर देना है, वो नहीं होने वाला। ठीक है जी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी, सितंबर पेपर्स तक आपका काफी कुछ अचीव हो जाएगा। पर अभी भी थोड़ा लेट करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। हाँ जी, अभी मैं पहले टॉपिक खत्म करूं। ये रॉड है जी, अब यहां पर जा रहा है ये ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे कोई जा रही है बी वेक्टर, ये वेलोसिटी v, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला जो आपने पढ़ा है ना भाई, बी एल वी, इसमें तीनों आपस में क्या होने चाहिए भाई? परपेंडिकुलर। याद रखना, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, एल बी, ठीक है जी, वी बी, और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये ऐसे जा रही है जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वेलोसिटी ऐसे, रॉड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर ही आ रही है ऊपर से, ऐसे रॉड के, बी ऐसे जा रही है, तो वेलोसिटी के क्या हो गए कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एंगल थीटा, पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा, v sin थीटा। तो भाई ये परपेंडिकुलर हो गया, ये लेंथ एल है, तो हमने तो पढ़ा है कि भाई परपेंडिकुलर जो जाएगी वेलोसिटी बी एल, और ये परपेंडिकुलर जा रही है v, ठीक है जी, समझ आ गया? तो E क्या आ गया? बी एल वी साइन थीटा, बी एल वी साइन थी। समझ आ गई बात जी कि नहीं? दूसरा डायग्राम बना हुआ है,
ये V इधर को जा रही है, ये एंगल थीटा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है जी। रॉड की लेंथ L है, रॉड की लेंथ L है। ये L हमारा जो लेंथ है L, इसमें दो कंपोनेंट आ जाएंगे। देखो जी, इसको अलग से बना लो। ये L, ये वेलोसिटी V इधर जा रही है ना जी, तो L का कंपोनेंट एक क्या आ गया जी, L cos थीटा जो इसके पैरेलल जा रहा है, और एक इसके क्या जाएगा जी, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा वो, L sin। तो इसको पूरे को ऐसे ले लिया जी, ये L sin थीटा, L sin थीटा। तो इंड्यूस ईएमएफ V, अब लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया BVL sin। नेक्स्ट आ जाओ जी। छः पांच दस तक हो जाना चाहिए वैसे भी, 10-15 मिनट, 6-10 तक कह दो बस मैक्सिमम। आज का तो कॉमन टारगेट दे रहा हूं सबको, डाया पैरा फेरो याद करना है भाई, ठीक है जी। उसमें डिफरेंस, और आपको जो फोर्थ चैप्टर है बायोट सेवर्ट्स लॉ तक, उसकी पहली दो एप्लीकेशन है, मतलब पहली दो असाइनमेंट उसी पे है, बायोट सेवर्ट्स लॉ पे। बुकलेट अच्छी तरह पढ़ो, उसकी एक्सियल वाली डेरिवेशन करो, ठीक है जी। हाँ, इन मतलब वो सर्कुलर वाली जो है एक्सिस पे, वो अच्छी तरह से करो, ठीक है जी। उसमें जो पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सीबीएसई लिखा हुआ है, एसएल अरोड़ा, सबसे पहले एसएल अरोड़ा उठाओ, पहले डेरिवेशन करो, फार्मूला बनाओ, हर चैप्टर की फार्मूला लिस्ट तैयार कर लो भाई। बाद में फिर रिवीजन ऐसे होगी, डेरिवेशन की नोट्स अलग बना दो, फटाफट शॉर्ट डेरिवेशन क्रिस्प से लिखी होनी चाहिए, डायग्राम बना होना चाहिए, मैथ्स लिखा होना चाहिए, थ्योरी लिख, थ्योरी को खुद रिटर्न करने की आदत डालो, और बुक वाला रट्टा मत मारो, हाँ भी ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या क्या चीज है वो मुझे इंग्लिश में लिखनी है बस। तो पहले ये काम करो, बायोट सेवर्ट्स तक, डाया पैरा फेरो, फिफ्थ चैप्टर से वो पक्का आने ही आना है, डिफरेंस बिटवीन डाया पैरा फेरो, ठीक है जी। नोट्स किसी दिन स्कैन, चलो मैं भेजता हूँ नेट पे, मतलब इतने बने तो हुए हैं पिछले स्टूडेंट्स की। हाँ जी, डन है जी, चले आगे। ये वाला रेल वाला मैंने मैग्नेटिक में भी गिराया था, बुकलेट में जो है ये, याद है किसी को। ये रॉड ऐसे नीचे जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर है, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है जी, रॉड इधर को V नीचे को आ रही है, ऐसे ही है। ये थीटा तो भाई, ये थीटा हो जाएगा, है ना जी। बुकलेट में उसने 90 माइनस थीटा का झोल सा कर रखा है, वो नहीं पढ़ना, ठीक है जी। ये थीटा तो ये थीटा तो ये V cos थीटा आ गया, है ना जी। अब ये V cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के क्या है जी, परपेंडिकुलर। मैंने क्या बताया भाई, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपने लगाना है तो या तो V के कंपोनेंट बन रहे तो V परपेंडिकुलर चाहिए, लेंथ के कंपोनेंट बन रहे तो लेंथ भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब लेंथ अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो उसके भी कंपोनेंट कौन सा परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो इस केस में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर आ रहा है जी, cos। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, BLV cos थीटा। करंट का फार्मूला, अगर रॉड का रेजिस्टेंस आ रहा है तो करंट क्या होगा, E बाय आर, तो BLV cos थीटा बाय। हाँ जी, मैग्नेटिक में जो हमने कहानी पढ़ी थी इसकी, कि भाई अगर करंट इधर को फ्लो करेगा, करंट इधर को फ्लो करेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फोर्स मैग्नेटिक कहाँ लगेगा जी, पीछे को। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा जी, पीछे को। यहाँ mg वेट लग रहा था,
ये एंगल थीटा तो इसके कंपोनेंट हो गए थे भाई, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन। तो यहाँ पर देखेंगे फोर्स कौन कौन से है, ये थीटा, ये थीटा तो एम जी कॉस थीटा है ना जी। मैग्नेटिक फोर्स पीछे को लग रहा है एफ एम, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये भी क्या हो जाता है जी, थीटा तो एफ एम कॉस थीटा, और उधर को क्या लग रहा है जी, एम जी साइन थीटा। तो वहां बताया था अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो एफ एम कॉस थीटा किसके बराबर होता है जी, एम जी साइन थीटा। फोर्थ चैप्टर में ये कराया जी मैंने आपको। एफ एम का फार्मूला क्या था भाई, बी आई एल कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, एम जी साइन थीटा। तो इंड्यूस करंट कितना है भाई, यहां पर वैल्यू डाल दो जी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी कॉस स्क्वायर थीटा बाय आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। वी वेलोसिटी निकालनी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एम जी आर साइन थीटा बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आंसर है। ये भी ऑब्जेक्टिव का ही है जी। माने जी चले आगे। लो जी नेक्स्ट आ जाओ जी। लास्ट क्लास में जो हमने डिराइव कराया था इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या था, बी एल वी। इसके टॉपिक लिखना है तो मोशनल ईएमआई ऑफ लूप एज जनरेटेड एरिया, वो लिखा हुआ है ना जी बुकलेट में, मोशनल ईएमआई इन लूप बाय जनरेटेड एरिया। बस सिंपल है जी। करंट क्या होगा जी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मतलब करंट का फार्मूला क्या होता है जी, वो रॉड जो मूव कर रही है, सपोज उसका रेजिस्टेंस आर है, सपोज उसका रेजिस्टेंस क्या है भाई, आर, या जो उसके क्रॉस हमारा ऐसे है, हाँ जी, यहाँ रेजिस्टेंस मान लो जी ये आर है, ठीक है जी। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है जी, आर। तो करंट क्या आ जाएगा सर्किट में, बी एल वी बाय आर, ठीक है जी। फोर्स का फार्मूला बी आई एल। बेसिकली जब ये मूव करेगा, ठीक है जी, इंड्यूस करंट आया, इंड्यूस करंट आने से क्या होगा जी, मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। क्या आएगा जी, मैग्नेटिक फोर्स। सपोज ये अंदर को मूव कर रहा था, अंदर को मूव करने से करंट कहां को आ रहा था भाई, इंड्यूस करंट नीचे को, इंड्यूस करंट नीचे को, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां जा रहा है जी, बाहर को।
मैग्नेटिक फोर्स भी क्रिएट हो जाएगा उसमें। देखो जी, हमने लास्ट क्लास में बताया था ये V इधर जा रहा है, BLV जो प्रोड्यूस हुआ उससे इंड्यूस करंट कहां को जाएगा भाई? नीचे। इंड्यूस करंट नीचे को जा रहा है, तो करंट इंड्यूस होने से एक मैग्नेटिक फोर्स उसको बाहर की तरफ खींचेगा। अपोज करना है ना भाई उसने, तो क्या करना है जी? अपोज। तो हमें एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाते रहना पड़ेगा, तभी ये मूव होगा, तभी ये रॉड मूव होगी। BIL क्या आ जाएगा? B स्क्वायर L स्क्वायर V/R, ये FM आ गया। यही आपके एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, यही आपके एक्सटर्नल फोर्स के क्या है जी? V स्क्वायर L स्क्वायर V/R, V स्क्वायर L स्क्वायर V/R। समझ आ गई बात कि नहीं? पावर जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण से आएगी, बाहर से जो पावर लगाएंगे आप, F एक्सटर्नल बाय इनटू V वेलोसिटी। पावर का फार्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। हीट लॉस में जो पावर जाएगी, जूल्स लॉस I स्क्वायर R, B स्क्वायर L स्क्वायर I स्क्वायर R, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R से एक R कैंसिल, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। हीट लॉस भी इसके बराबर ही है एक्सटर्नल पावर के। हीट पूछा होता तो पावर लॉस इनटू टाइम, पावर लॉस इनटू टाइम। ठीक है जी। लास्ट है जी रिलेशन बिटवीन, आज ये मैंने टॉपिक करवा दिया ये वाला, इसी पे क्वेश्चन होगा भाई कैश प्राइस का। ठीक है जी। आज के लेक्चर को भी एक घंटा आज, एक घंटा कल। आज बायोट सवर्ट्स पे टाइम दो, कल डाया पैराफेरो पे टाइम दो। स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आपके पास एम्पल टाइम है जी। हाँ, जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसके लिए तो थोड़ी दिक्कत है टाइम की, पर जो स्कूल ही नहीं जा रहे वो अब कर क्या रहे हैं मुझे ये नहीं समझ आ रहा। सारा दिन है, 24 घंटे में से ट्यूशन कितने घंटे हैं यहाँ? 1.5 घंटा है ऑल्टरनेट पे, तो जिनकी बायो है 3 घंटे एक दिन, दूसरे दिन 1.5 घंटे, बाकी तो टाइम कितने 20 घंटे होंगे, है ना? 10 घंटे सो लिए, 10 घंटे बच गए, फिर क्या 10 घंटे कर रहे हैं भाई? सोते भी नहीं 10 घंटे, तो आजकल जेन जी कहाँ सोती है ना, सो लेते 10 घंटे। उससे भी ज्यादा। सोने में तो रिकॉर्ड में आ रही है। रिलेशन बिटवीन induced charge and change in flux and change in magnetic flux। इंड्यूस्ड EMF क्या है जी? मैग्नीट्यूड में बात करूं तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। करंट क्या है जी? इंड्यूस्ड EMF बाय R, तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, R से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। करंट का फार्मूला डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, दोनों को कंपेयर कर दूं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाय आर डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो डेल्टा क्यू क्या आ गया जी हमारा? डेल्टा फाइव बाय आर, डेल्टा फाइव बाय आर। तो डेल्टा क्यू क्या होता है जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं है, सिर्फ चेंज ऑफ फ्लक्स है पे डिपेंड करता है। क्यू किस पे डिपेंड करता है भाई? ओनली चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स पे, रेट ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता। मतलब वो पहले जो बात चल रही थी, जल्दी कर, जितना ज्यादा तेजी से करोगे उतना ज्यादा इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट होगा, पर चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। फ्लक्स चेंज होना चाहिए बस, चार्ज ज्यादा कम उसी से होगा, रेट पे डिपेंड नहीं करता जितनी तेजी से करोगे। ठीक है जी, समझ आया जी?
induced charge is independent of rate of change of flux. It only depends on the change of the flux. समझ आया जी? डन है? आज के लिए इतना ही है जी.